हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम लास्ट लेक्चर में ये सवाल कर रहे थे और लास्ट लेक्चर इसी सवाल पे छोड़ा था। तो चलिए आज का खूबसूरत सा लेक्चर इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है मुझे? टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब दोनों जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और क्या बोला है? विथ सेम स्पीड, और स्पीड सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की रेंज सेम होगी। आगे क्या बोला है? वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन द अदर, फाइंड द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोला है? सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। दो प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल जिसको मैंने कुछ u वेलोसिटी से फेंका और u मुझे दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये थीटा एंगल पे फेंका। और एक और प्रोजेक्टाइल मैंने लिया, इसको भी मैंने u वेलोसिटी से फेंका और इसका जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। और जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों की रेंज सेम होगी, हालांकि दोनों की हाइट अलग अलग होगी। लेट्स से इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2, और मुझसे सवाल में ये दे रखा है कि वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर। मतलब जितना ये ऊपर गया है इससे 10 मीटर ऊपर ये गया है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि h2 माइनस h1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर? मुझे सवाल में ये दे रखा है तो मुझे थीटा और 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है कि h2 माइनस h1 की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर। तो h2 क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यही होगा। तो क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, माइनस h1 क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एंड इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 10। यहां से मैं क्या कर रहा हूं? u स्क्वायर बाय 2g को कॉमन ले रहा हूं, ये बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10। चलिए, अब u की वैल्यू है 20, तो इट विल बी 20 का स्क्वायर विच इज 400 डिवाइडेड बाय 2g। तो 2 इंटू 10 इज 20 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा। तो इट विल बी कॉस 2 थीटा, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 10। तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, 2 1 जा 2 2 जा। सो कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये 2 इधर जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब थीटा, मतलब इसके अंदर जो टर्म है 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो थीटा मेरे पास निकल के आया 30 डिग्री। तो एक एंगल तो हो जाएगा 30 डिग्री, और जो दूसरा एंगल होगा विच इज 90 माइनस 30 which is 60 degree. So the correct answer will be 30 degree and 60 degree, which is our option number 1. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? In the graph shown in figure, which quantity associated with the projectile motion is plotted along y-axis
एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या क्वांटिटी आएगी मुझे ये बताना है। इस ग्राफ को देखते हुए मुझे ये बात दिख रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं कि टाइम के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता है, तो वेलोसिटी भी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा। मोमेंटम। मोमेंटम भी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जी हां, अगर आपको ध्यान हो तो ये u और ये थीटा, तो ये u cos थीटा, आप चाहे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मेरे पास u cos थीटा ही रहती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। The velocity at the maximum height of the projectile is half of its initial velocity. ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन और लेट्स से इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका और ये थीटा एंगल पे, और मुझे क्या बोला है कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाता है 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा। तो मुझे ये बात बोली है कि u cos थीटा जो है ये हाफ है u का, मतलब कि u cos थीटा इज इक्वल्स टू u बाय 2। इससे ये गया, cos थीटा की वैल्यू निकल के आई 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 60 डिग्री। मुझसे थीटा नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है कि रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल की। तो रेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। u की वैल्यू कितनी है? u ही है, u की टर्म्स में ही क्वेश्चन पूछा है। sin 2 थीटा which is sin 2 into 60 is sin 120, sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय g। sin 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं? sin 180 माइनस 60, तो ये क्या हो गया? u² बाय g sin 180 माइनस 60। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये बनेगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारी जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी √3/2 into u² by g, which is our option number 1, √3/2 into u² by g। I hope this question is clear। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? A shell is fired vertically upwards with a velocity v1 from the deck of a ship moving with a speed v2। कितना बढ़िया सवाल है, बेसिकली कितना आसान सवाल है और कितना बढ़िया सवाल है। क्या बोला है कि एक शिप है जो कि v2 स्पीड से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, और इस शिप से वर्टिकल डायरेक्शन में v1 स्पीड से मैंने एक शेल को फायर किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं शेल की बात करूं, यहां पे जो भी शेल होगा, इस शेल के पास ये v1 तो होगा ही होगा, लेकिन आपको याद हो तो जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था उसमें एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर मैं किसी चीज, मतलब मैं किसी कंटेनर के अंदर हूं और मुझे किसी चीज से मुझे फेंका गया उस कंटेनर से, तो
मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कंटेनर की जो वेलोसिटी होगी वही होगी। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे एग्जांपल किए थे बलून वाले कि बलून यहां से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो हम ऐसा करते थे कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड ले लेते थे। तो अब जब मैंने इस शेल को इस शिप से ड्रॉप किया या फिर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी आएगी इसके पास, विच इज v2, और मुझसे पूछा है कि रेंज क्या है। तो अगर आप इस शेल की बात करो तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v2 और वर्टिकल वेलोसिटी है v1, और मुझे पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy डिवाइडेड बाय g। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी v1, so the correct answer will be 2v1 v2 divided by g, which is our option number 3rd। देखा, सवाल को अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, तो आप उसको अलग अलग तरीकों से सोचने की क्षमता अपने अंदर बनाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। A projectile is thrown into space so as to have maximum possible horizontal range। क्या बोला है? Maximum possible horizontal range, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री, और रेंज मुझे दे रखी है 400 मीटर। आगे क्या बोला है? टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहां से मैंने फेंका और ये यहां पे गिरा। ये जो रेंज है टोटल, ये मुझे दे रखी है 400 मीटर, और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। मुझे कैसे पता 45 डिग्री है? क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के हिसाब से फेंका है, तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। चलिए, मुझसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी जब मिनिमम हो जाएगी तब इस बॉल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहली बात कि वेलोसिटी मिनिमम कब होगी? याद रखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा। कौन सा चेंज हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिनिमम कहां होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहां पे वेलोसिटी u cos थीटा रह जाती है और वर्टिकल मेरे पास 0 हो जाती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे पास क्या आता है कि जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। कैसे पता पड़ा? हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं हो रहा, कौन चेंज हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पे मैक्सिमम है विच इज u sin थीटा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, और इसके बाद वापस इंक्रीज होता जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब 0 हुआ तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो मिनिमम आएगी। और मुझसे पूछा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। अब एक बात समझो कि हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, सिमेट्री इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये अगर 400 है तो क्या ये 200 मीटर होगा? मैक्सिमम हाइट ऑकर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज, तो ये 200 मीटर होगा। अब मुझे ये हाइट h निकालनी है। अच्छा, तो x कंपोनेंट तो मेरे पास 200 मीटर आ गया। अगर मैं y कंपोनेंट निकाल लू, h निकाल लू, तो क्या मेरे पास y कंपोनेंट भी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था, h इज इक्वल्स टू r tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। यहां पे थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी r by 4 which is 400 divided by 4 which is 100 मीटर। तो यहां से h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 100 मीटर। और मुझे बोला है कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। कोऑर्डिनेट के लिए x में कितना चला? 200, y में कितना चला? 100, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 200, 100, which is our ऑप्शन नंबर 2।
तो इस तरीके से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? Two balls A and B are thrown with speeds u and u by 2 respectively. Both the balls covers the same horizontal distance before returning to the plane of projection. If the angle of the ball is 15 degree, ball B is 15 degree. If the angle of the ball B is 15 degree with the horizontal, then angle of projection of A. क्या बोला है? मेरे पास दो बॉल है, दोनों ही बॉल, एक बॉल को फेंका गया, लेट्स से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u और इसका एंगल है अल्फा। देखो अब दो एंगल है तो एक थीटा मानूंगा, दूसरा क्या बनूंगा, तो एक अल्फा मान लेता हूं, एक बीटा मान लेता हूं। तो इसका एंगल है अल्फा और मुझे क्या बोला है, एक और बॉल है b, इसको फेंका गया u बाई 2 से और ये एंगल है बीटा। आगे क्या बोला है? बोथ दी बॉल्स कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब कि अगर इसकी रेंज आर है तो इसकी रेंज भी आर होगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री। कितना आसान सवाल था, है ना गधेड़ो? बेटा क्या बात बोली थी मैंने कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ पे वेलोसिटी सेम है? क्या नहीं है ना, यहाँ पे u है, यहाँ पे u बाई 2 है। तो मुझे ये बात बोली है कि ये 15 डिग्री है, बीटा की वैल्यू मेरे पास है 15 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मुझसे ये पूछा है। चलिए सबसे पहले ये मेरे पास a और ये b की बात करता हूं। तो b के लिए अगर मैं रेंज लिखता हूं तो रेंज क्या होगी, u स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। और अल्फा के लिए अगर मैं रेंज लिखता हूं, सॉरी यहाँ पे u बाई 2 है तो यहाँ पे u स्क्वायर बाय 4 आएगा। अल्फा के लिए अगर रेंज लिखता हूं तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। चलिए अब बीटा की वैल्यू मुझे पता है 15 डिग्री, तो 2 बीटा हो जाएगा 30 डिग्री और साइन 30 होता है 1 बाई 2, तो नीचे 1 बाई 2 में 2 आएगा तो यहां पे बन जाएगा 8, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g। कैसे आया, समझ में आया? बीटा की वैल्यू 15, 15 टू 30, साइन 30 1 बाई 2, तो नीचे 2 आएगा तो 4 टू 8, तो इसकी वैल्यू आई u स्क्वायर बाई 8g। अब मुझे ये बात बोली है कि दोनों की रेंज सेम है, तो क्या मैं इसको u स्क्वायर बाय 8g से इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये g से ये g गया, ये u स्क्वायर से ये u स्क्वायर गया, यहां से साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1 बाई 8 और 2 अल्फा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1 बाई 8 और यहां से अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 8। और शायद मुझसे अल्फा की वैल्यू ही पूछी थी, बिल्कुल। तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 8 विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। तो देखा, हमने वही चीजें बार बार लगा रहे हैं, बस सवाल को अप्रोच करने का मेथड अलग अलग है। तो मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के सवाल करवा रहा हूं ताकि आप हर तरीके के सवाल से, मतलब हर तरीके के सवाल को देख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A ball whose kinetic energy is E is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal. Its kinetic energy at the highest point of its flight. क्या बोला है?
एक बॉल है, लेट्स से ये u वेलोसिटी से फेंका गया, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये एंगल थीटा की वैल्यू मुझे 45 डिग्री दे रखी है, 45 डिग्री। तो u cos 45 होता है 1/√2 विच इज u/√2। तो मुझे क्या बोला है कि यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है E, मतलब 1/2, लेट्स से इसका मास है mu² की जो वैल्यू है वो है E, और मुझसे ये पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी u/√2। क्यों? क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि E डैश में बोल रहा हूं, तो 1/2 m इंटू u/√2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2 mu², √2 का स्क्वायर 2, और हाफ mu² की वैल्यू है E, तो ये हो जाएगी E/2। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज E/2, है ना। तो ये गड़बड़ मत करना कि यहाँ पे E, तो ये 1/√2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी E/√2, तो ये आपका गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में U का स्क्वायर होता है, इसीलिए जब 1/√2 होगा तो उसका स्क्वायर होगा, इसीलिए वो E/2 आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A number of bullets are fired in all possible directions with the same initial velocity. The maximum area of ground covered by bullets. सोचो सोचो इस सवाल को कैसे सॉल्व होगा। जब तक पानी पी लेता हूं मैं। बढ़िया सवाल है। चलिए एक बुक ले लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? A number of bullets are fired in all possible directions with the same initial velocity u. The maximum area of the ground covered by the bullets. क्या है? कि ऐसे समझो कि इस बुक के सेंटर में कोई भी एक गन रखी हुई है और वो गन सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में बुलेट्स को फायर कर रही है। और फॉर एग्जांपल अगर इसको ऐसे देखो तो यहां से एक बुलेट यहां पे गई है ना, एक बुलेट ऐसे गई होगी, एक बुलेट ऐसे गई होगी, एक बुलेट ऐसे गई होगी, तो ग्राउंड पे एक सर्कल बनेगा। तो मुझसे ये पूछा है कि ये जो सर्कल बनेगा इसका एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो अब एक बात समझो कि एक बुलेट यहां से यहां गई तो ये इसकी रेडियस हो गई, एक बुलेट यहां से यहां गई तो ये इसकी रेडियस हो गई। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो इस बुलेट की रेंज होगी वही इसकी रेडियस होगी? तो जब रेडियस मैक्सिमम होगी तब एरिया भी मैक्सिमम होगा, और रेडियस मैक्सिमम होगी इसका मतलब क्या होगा कि रेंज मैक्सिमम होगी, और रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हुई 45 डिग्री, तो रेंज कितना हो गया? u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, sin 90 बनेगा, तो रेंज मेरे पास निकल के आएगी u² g। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से बुलेट जा रही है, ये ऐसे सिमिलरली चारों डायरेक्शन में एक सर्कल बन रहा है, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो मेरे पास है u² g। ये मेरे पास मैक्सिमम रेडियस है। क्यों? क्योंकि जो मैंने रेंज ली है ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो एरिया होगा A इज इक्वल टू पाई r² विच इज इक्वल टू पाई इंटू u² g का होल स्क्वायर। दिस विल बी माई मैक्सिमम एरिया। सो पाई u² g का होल स्क्वायर विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। क्या बोला है?
A ball is thrown with velocity 100 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. At the same time, a car starts to move simultaneously with a constant velocity v in the landing direction of the ball from a distance of 250 root 3 meter as shown in figure. Find the value of v so that car catches the ball. आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है और इससे 250 रूट 3 मीटर दूर पे एक कार है। इस बॉल को मैंने इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जैसे ही मैंने इस बॉल को फेंका सेम टाइम पे ये कार इस डायरेक्शन में मूव करने लग गई विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो मुझसे सवाल में ये पूछा है कि इस v की वैल्यू क्या हो कि ये दोनों यहां पे सेम टाइम पे पहुंचे और ये कार इस बॉल को कैच कर ले। मुझसे सवाल में ये पूछा है। तो आपको सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और सवाल क्लियर हो गया तो इसका सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बॉल ने हॉरिजॉन्टली टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज कितनी होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, यही होगी। u है मेरे पास 100, तो 100 का स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे। साइन 2 थीटा 30 डिग्री है तो साइन 60 विच इज रूट 3 बाई 2 इंटू जी इज 10। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 एंड दिस इज 500, तो दिस विल बी 500 रूट 3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस निकल के आया वो निकल के आया 500 रूट 3, और इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो इट विल बी 500 रूट 3 माइनस 250 रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 250 रूट 3 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बाय कार वो हुआ 250 रूट 3 मीटर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो अब अगर मैं इस कार ने कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से ये v निकल जाएगी। और टाइम मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि इस बॉल को जितना टाइम यहां से यहां पे आने में लगा उतना ही टाइम इस कार को यहां से यहां पे जाने लगा। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी वही इस कार का टाइम होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, इट इज इक्वल टू 2 into u is 100 sin थीटा sin 30 is 1 by 2 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10। ये 2 से ये 2 गया, इससे ये गया, तो जो टोटल टाइम लगा वो लगा 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में ये कार यहां से लेके यहां तक आ गई और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 250 रूट 3। सो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 रूट 3। ये 10, ये 0 से ये 0 जाएगा, तो v की वैल्यू आएगी 25 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, which is our option number 2. I hope this question is clear. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, which is velocity of projectile motion at any time t. चलिए किस तरीके से वेलोसिटी वेरी करती है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की, किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स वेरी करते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। चलिए, तो ये कोई बॉल थी, अगर मैं इस बॉल की बात करूं, ये कोई बॉल थी, इस बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया इस तरीके से। लेट्स से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट्स से इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u,
ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा u sin थीटा। अब मुझे ये बात पता है कि किसी भी टाइम t पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर में लिखता हूं सबसे पहले, तो वो होता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। लेट्स से पार्टिकल t टाइम के बाद यहां पे था, और इस t टाइम के बाद इसके पास कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वो तो सेम ही रहेगी, विच इज u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, उस वर्टिकल वेलोसिटी को मैंने नाम दिया vy, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होंगे, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरीके से होगी। चलिए uy तो ux तो सॉरी vx तो मुझे पता है, vy मुझे निकालना है। चलिए तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। uy मेरे पास था u sin थीटा, ay मेरे पास था माइनस g इंटू टी। तो ये जो वेलोसिटी निकल के आएगी, ये आएगी u sin थीटा माइनस जी टी। तो किसी भी टाइम t पे अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है एट एनी टाइम t, अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो वो क्या होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जी कैप। ये मेरे पास निकल के आएगा वेलोसिटी वेक्टर। और यहां से अगर मुझे इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये किसी भी टाइम t पे जो भी वेलोसिटी होगी उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब लेट्स से ये वेलोसिटी वेक्टर यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्या मैं इस अल्फा एंगल को निकाल सकता हूं? ये तो बात समझ में आ रही है ना कि ये एंगल थीटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वेलोसिटी ऐसे थी, अब वेलोसिटी ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो ये एंगल अगर अल्फा है, तो क्या मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो tan अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो इस तरीके से मैं किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रही है वो भी निकाल सकता हूं। ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरीके से निकल के आएगी। ओके, चलिए अब किसी भी टाइम t पे ये जो पार्टिकल है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम आराम से निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालना हमने सीखा था, कैसे सीखा था, sy इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और किसी भी टाइम t पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, u cos थीटा इंटू टी। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं और इस तरीके से हमको सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए। यहां पे मेरे बताने का मकसद था कि वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और किसी भी टाइम t पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, ये हमको आना चाहिए। ओके, चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। क्या बोला है, बढ़िया सवाल है, एक सवाल में ही मेजरली जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला है, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड at an angle of 53 degree with the horizontal। क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास प्रोजेक्टाइल की है 100 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल बना रहा है ये 53 डिग्री बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम स्पीड पोजीशन वेक्टर व्हेन वेलोसिटी मेक्स 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल।
देखो यहां पे दो सवाल पूछे हैं, एक है अबाउट दी हॉरिजॉन्टल और एक है बिलो दी हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले अबाउट दी हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस साइड आएगा। मुझे ये बात तो समझ में आती है कि अगर लेट्स से यहां पे जाके ये मेरे पास वेलोसिटी है तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना बोला है 37 डिग्री, ये टी टाइम पे बनाएगा। तो मुझे ये टी टाइम बताना है, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है और पोजीशन वेक्टर के साथ साथ इसकी स्पीड, ये v स्पीड क्या होगी मुझे ये भी बताना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो। सबसे पहली बात, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा v cos 37 और वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin 37। अब मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 100 cos 53 और वर्टिकल कंपोनेंट होगा 100 sin 53। अब ट्राइंगल बना लो, कहीं ना कहीं यहां बना लेते हैं ट्राइंगल या फिर यहीं बना लो। ये 37, ये 53, 37 के सामने 3, 4 और ये 5। चलो cos 53 is based upon hypotenuse which is 3/5, so it will be equals to 100 into 3/5, 5 ones are 5 twos are, it will be 60 meter per second। ये है sin 53 is 4/5, so 4 into 2 it will be 80 meter per second। तो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया 60 और वर्टिकल कंपोनेंट आया 80। अब मुझे ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या v cos 37 इट विल बी इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड और cos 37 होता है 4/5, सो v into 4/5 that is equals to 60 डिग्री नहीं 60 मीटर पर सेकेंड, it will be equals to 60। so 4 ones are 4 15s are, तो v की वैल्यू निकल के आ गई 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे सबसे पहली जो चीज निकल के आई वो निकल के आई स्पीड विच इज 75 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है v sin 37, तो ये कितना होगा 75 इंटू sin 37 is 3/5 which will be equals to 15 3s are 45 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूंगा? बिल्कुल देखूंगा। तो अगर मैं y डायरेक्शन को कंसीडर करूं, y डायरेक्शन को कंसीडर करने पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है मेरे पास 80 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है मेरे पास 45, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज vy is equals to uy plus ay into t। vy कितना है 45, it should be equals to uy which is 80 minus 10 into t। तो ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा 35 डिवाइडेड बाय 10, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3.5 सेकेंड। तो 3.5 सेकेंड बाद क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाएगी ऊपर की तरफ। अब मेरे पास टाइम आ गया, टाइम कितना आया 3.5 सेकेंड। अब मुझे निकालना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे एक्स कंपोनेंट भी पता होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसको वापस रीड्रॉ करूं
थोड़ा सिंप्लीफाइड करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पे थी 60, यहां पे थी 80, इसके बाद ये तो 60 ही रहेगी, ये हो गई 45 और जो टाइम लगा वो टाइम लगा 3.5 सेकेंड। चलिए अब 3.5 सेकेंड लगा, तो इसका अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखूं तो क्या यही x है, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। x होगा 60 इंटू 3.5, 35 into 6, so it will be 6 5s are 30, 0, 6 3s are 18 plus 3 it will be 210 मीटर। तो x कंपोनेंट तो इसका आएगा 210 मीटर। अब मुझे y कंपोनेंट निकालना है, तो y कंपोनेंट के लिए मैं क्या कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2as। v कितना है, डायरेक्ट लिख रहा हूं 45 का स्क्वायर माइनस u कितना है 80 का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू y। तो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं, और x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं, क्या पोजीशन वेक्टर क्या होगा 210 i कैप प्लस जो भी y कोऑर्डिनेट आपका आए j कैप। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करें। चलिए अब अगला पार्ट है, ये आपको सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर लूंगा। अच्छा, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। क्या होगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, और ये वेलोसिटी इस तरीके से v वेलोसिटी बनेगी, और ये जो एंगल बनाएगा ये 37 बनाएगा। अब इसमें और इसमें फर्क क्या आएगा, इसमें और इसमें फर्क ये आएगा कि ये जो है पहले वेलोसिटी आप पॉजिटिव ली थी, यहां पे vy की वैल्यू प्लस 45, अब ये वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव आएगी, और फिर आप जाके इसको सॉल्व करोगे और उस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करोगे। ठीक, चल अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं इसी सवाल का। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात, किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये तो आया किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। और मुझसे सवाल में ये पूछा है कि फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल कुछ ऐसे गया, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो किस टाइम t पे क्या होगा कि ये जो v वेलोसिटी है ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये टाइम t मुझे निकालना है। आई होप आपको सवाल समझ में आया हो। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, और जो हमारे पास किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी आया वो भी वेक्टर है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है, विच इज डॉट प्रोडक्ट। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो तो आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो u cos थीटा इंटू u cos थीटा बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बनेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस फिर gt मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इट विल बी u sin थीटा इंटू gt। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस gt इंटू u साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0।
अब अगर आप यहां से u स्क्वायर कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस u साइन थीटा into gt, it should be equals to 0. देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो इट विल बी u स्क्वायर और ये उस तरफ जाएगा तो u साइन थीटा into gt. तो एक u से एक u गया तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आई वो आई u बाय g साइन थीटा. ये वो टाइम होगा जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैंने जीरो कर दिया. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी of a particle is 2i cap plus 3j cap and acceleration is 8i cap plus 12j cap. The path of the particle would be. ऐसे सवाल भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं. तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि कैसे ना कैसे करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल निकाल लो. अगर वो एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री निकल के आता है तो वो एंगल बेसिकली वो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. और अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल निकल के आता है, कुछ और एंगल निकल के आता है, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा? वो पैराबोलिक पाथ होगा. चलिए अब अगर आप गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास है 8i कैप प्लस 12j कैप. तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या ये 2i कैप प्लस 3j कैप ही बन रहा है? तो ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री. तो ये जो पाथ बनेगा, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज स्ट्रेट लाइन पाथ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स राइट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. थीटा लिखा हुआ है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. द विंड फ्लोज टुवर्ड्स लेफ्ट अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इट एक्सर्ट्स एक्सेलरेशन g cot थीटा ऑन द बॉल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. क्या बोला है कि इसको u वेलोसिटी से फेंका तो एक एक्सेलरेशन g तो नीचे लग ही रहा था. अब क्या हुआ कि हवा भी इस डायरेक्शन में मूव करने लग गई, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में आया और जिसकी जो वैल्यू है वो है g cot थीटा. तो मुझसे पूछा है कि इस बॉल का पाथ क्या होगा. चलिए अब ये तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आया. अब एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन है इस तरफ g और एक एक्सेलरेशन है इस तरफ g cot थीटा. एक एक्सेलरेशन g और एक एक्सेलरेशन है g cot थीटा. अगर मैं ये एंगल अल्फा निकालना चाहूं तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर है g cot थीटा डिवाइडेड बाय g. तो ये tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? cot थीटा के बराबर हो जाएगा. और यहां पे मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं? cot 90 माइनस अल्फा इट इज इक्वल्स टू cot थीटा. So 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा. तो ये अगर अल्फा है
तो ये एंगल मेरे पास थीटा हो गया। इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब ये u का डायरेक्शन है, तो ये मेरे पास नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। अगेन एंगल मेरे पास क्या निकल के आया, 180 डिग्री। और एंगल अगर 180 डिग्री निकल के आया तो मेरे पास जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, फिगर शोज 4 पाथ्स फॉर अ किक्ड फुटबॉल इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट, रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। अगर आप गौर से देखोगे तो जितने भी पाथ्स है इन सारे पाथ में क्या हो रहा है कि जो हाइट है वो सेम है। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो ऐसा एक सवाल कल भी देखा था हमने, हाइट का फॉर्मूला होता है uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। हाइट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2uy बाय g। तो ये सेम है तो इन चारों का जो टाइम पीरियड होगा वो भी सेम होगा। अब ये डिस्टेंस कितना कवर होता है ये डिपेंड करता है ux इंटू टी पे, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट की बात, चारों की बात करूं तो चारों में टाइम पीरियड तो सेम है, तो जिसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर जाएगा। तो अगर मुझे इनको रैंक करना है तो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका होगा, 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, which is 4, 3, 2, 1. I hope this question is clear. Okay, चल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, the path of a projectile in the absence of air drag, air drag बोले तो air friction। एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमने फॉर्मुलेज डिराइव किए हैं इन सब में जो एयर फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, इसको इग्नोर किया जाता है ना। तो ये बात को ध्यान रखना, जब एयर फ्रिक्शन आ जाएगा तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और वहीं पे हमारे पास जेईई में सवाल भी बनते हैं। चलिए देखते हैं। The path of a projectile in the absence of air drag is shown in figure by dotted line। मतलब in the absence of air friction जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया है। If the air resistance is not ignored, then which one of the path is shown in the figure is appropriate for the projectile? देखो, एयर रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, जो भी मोशन हो रहा होता है उसको अपोज करता है। तो विदाउट एयर रेजिस्टेंस पाथ ये है। अब बॉल आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। अगर मैं इस तरफ से इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाने लग जाऊं तो क्या होगा कि ये बॉल जितना इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए थी उतना मूव नहीं करेगी, उससे थोड़ा कम करेगी। तो उससे इससे थोड़ा कम ये भी है, ये भी है। लेकिन बॉल ऊपर भी जा रही है तो एयर इसके ऊपर से भी फोर्स लगाएगी, और जब एयर इसके ऊपर से भी फोर्स लगाएगी तो जितना ये मूव करना चाहिए थी ऊपर के तरफ उतना नहीं करेगी, उससे कम करेगी। तो उससे कम किस में कर रही है, बी वाले पार्ट में। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज बी। बात समझ आई कि क्या हुआ कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस ये डॉटेड वाला लाइन है। अब एयर रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बॉल मूव कर रही है और एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो जितना ये मूव करना चाहिए थी उतना मूव नहीं करेगी, तो इससे पहले मूव करेगी। इससे पहले ए भी है, बी भी है, लेकिन बॉल ऊपर भी जा रही है तो एयर ऊपर से भी रेजिस्टेंस लगाएगी। तो जितनी ऊंचाई पे जाना चाहिए थी उतनी ऊंचाई पे नहीं जाएगी, उससे कम जाएगी। तो उससे कम जाएगी, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, व्हिच इज आवर ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।